जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 6 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स पे। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पहली बात तो वो बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, ये आपके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। साथ ही साथ आपको मैं चाहे यूपीएससी का पेपर दें, चाहे आप यूपीपीएससी मतलब स्टेट पीसी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दें, सभी के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है। साथ ही साथ एसएससी का एग्जाम हो गया, चाहे वो रेलवे के पेपर हो गए, चाहे कोई भी अब स्टेट टीसीएस दे, सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको यहाँ 30 एमसीक्यू कराता हूँ, कभी कभी 30 एमसीक्यू होते हैं, कभी कभी 33 एमसीक्यू होते हैं। मीन्स जैसे जैसे टॉपिक रहती है, मीन्स मैं पर टॉपिक आपको 3 एमसीक्यू कराता हूँ, पर टॉपिक 3 एमसीक्यू मैं आपको कराता हूँ। जो ऐसा रीजन क्वेश्चन भी होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूँ कि आप नोट्स बनाइए अच्छे से और उसको रिवीजन करिए, और शायद ही कोई करंट अफेयर्स आपको इससे बाहर से जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा मोटो भी यही है, सेशन लेना है तो पेन उठाना मत, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पहले ही करंट अफेयर्स बहुत ही दुखद खबर है। हमारे देश की महान पटवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई जी का क्या हो गया, निधन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ दुर्ग की रहने वाली थी, ये कहाँ, गनियारी गांव की, दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। और जो पटवानी लोक कला गाती थी, ये भी लोक कला कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। ये महाभारत की कहानियों पर आधारित कथा होती है। जो भीम है, अर्जुन है, जो भी इवेंट है महाभारत के, उनमें क्या है, उनका वर्णन किया जाता है परवानी गायिका में। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ की एक क्या है, पारंपरिक क्या है, एक कला है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कौन से आदिवासी समाज से ये क्या कहते हैं कि ये भटवानी लोकगीत है। ये प्रधान और देवार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब पटवान, प्रधान और देवा ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ये क्या है, वहाँ की ये क्या है, मेन वो है, क्या कहते हैं, पटवानी। अच्छा, और ये जो है तीजन बाई जी जो है, इसकी जो है महान वो थी, क्या कहते हैं, हस्ती थी। इन्होंने क्या कहते हैं, इनको 2003 में पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया था, और 2019 में इनको क्या कहते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। इनका हालिया में क्या हो गया, निधन हो गया है। और क्या कहते हैं कि ये भारतीय लोक संगीत के लिए और एक विश्व के लिए भी बहुत ही बड़ी क्षति है, टाटा तीजन बाई जी का निधन। आखिरी दिनों में इनका समय बहुत ही मतलब ये बीमार चल रही थी, और इनको मतलब इनका मृत्यु जो है हार्ट अटैक से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पहला क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर तीजन बाई पद्म विभूषण अवार्डी इज अ वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपोनेंट ऑफ द विच फोल्क आर्ट फॉर्म। पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक कला शैली की विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थी, पटवानी। Consider the following statement regarding Padmani art form. It is a traditional performing art from MP focused on the रामायण। देखिए, गलत हो गया ना, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये कहाँ से होता है। पहली बात तो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये कहाँ होता है, महाभारती कथा का विमोचन होता है, मंचन किया जाता है इसमें। तो गलत हो गया। अब क्या है कि डॉक्टर तीजन बाई लेजेंडरी आर्टिस्ट टू दिस फॉर्म बिलोंग टू देवर कम्युनिटी। ये बात सही, देवर मैंने बताया ना, प्रधान, परिधान और देवर कम्युनिटी से है ना, तो ये दूसरा सही हो गया आपका, दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट, टाटा तीजन बाई वॉज कन्फर्म विद पद्म भूषण इन 2019। बिल्कुल सही बात है, टाटा तीजन बाई जी को वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था भैया, क्योंकि सी हैज गेन्ड द इंटरनेशनल एक्लेम फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडिया ट्राइबल फुल एंड महाभारत ट्रेडिशन थ्रू परवानी डांस। इन्होंने महाभारती कथाओं को बंद किया और इन्होंने ट्राइबल फोक की ट्रेडिशन को बनाए रखा, इसीलिए भारत सरकार ने इनको क्या है कि सम्मानित किया। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अभी अभी क्या है कि एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, लोकोस मोबाइल प्लेटफॉर्म, लोक ओएस। अब ऐसे समझ लीजिए, लोक ओएस। लोक का मतलब क्या हो गया, पब्लिक, कहते हैं लोक, लोक सेवक, पब्लिक सेवक कहते हैं ना, लोक लोक सेवक, है ना। तो लोक, ओएस मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या हो गया कि एक मिशन है, आपने सुना होगा डे, NRLM मतलब दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अंत्योदय मतलब कि लाइन के, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक भी विकास पहुंचना चाहिए, इसको अंत्योदय कहते हैं। तो योजना चालू की गई, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत क्या है कि लोक ओएस लॉन्च किया गया है। इसका मतलब एम क्या है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो भी रूरल एरिया में क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनकी स्वयं सहायता समूहों की एडवांस बनाने के लिए, मतलब उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलाइजेशन करने के लिए
ये जो है लोक ओएस जो है क्या लॉन्च किया गया है। लोक मीन्स पब्लिक और ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहली बात तो कैप्चर रियल टाइम प्रोफाइल ऑफ एसजीजी मेंबर, जो भी मतलब कि एसजीजी मेंबर होते हैं उनकी जो रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, उनका ऑनलाइन डेटा बनेगा, मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी ट्रैकिंग करेगा, लोन अमाउंट इजिली जो है ट्रांसफर हो सकेगा, उनको मिल सकेगा लोन। तो इन सब के लिए क्या है कि लोक ओएस लॉन्च किया गया है। कौन से मिशन के अंदर, ये याद रखिएगा, DNRLM मिशन। अच्छा, इस मिशन की बात करें तो इसको कब शुरू किया गया था, 2011 में इसको शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 में इसको चालू किया था NRLM। उसके बाद 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, DNRLM मतलब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्वेश्चंस करते हैं सर। न्यूली लॉन्च लोक ओएस ऐप इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टुवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया लोक ओएस ऐप मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्रतिनिर्देशित करता है, स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण और लेन देन की निगरानी। रिगार्डिंग द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इट वाज ओरिजिनली लॉन्च एट NRLM इन ईयर 2011 एंड रिक्रिस्टेड इन 2016। बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि मूल रूप से 2011 में लॉन्च किया गया और 2016 में इसका नाम बदल दिया था जब नरेंद्र मोदी जी आए थे। The low-cost application serve as operating system deployed to maintain पेपरलेस डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ SSG ट्रांजेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है कि उनका डिजिटल ट्रांजेक्शन हो और पेपरलेस हो। देखिए सरकार पेपरलेस बहुत काम कर रही है ना, इसीलिए तो सही है दोनों। The Ministry of Rural Development has aggressively scaled up the integration of low-cost platform across rural banking channel। बिल्कुल उचित बात कह रहा है। कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण बैंकिंग चैनलों में लो कोस्ट प्लेटफॉर्म के एकीकरण को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया है। बिल्कुल बढ़ावा दिया। काहे बढ़ावा दिया है भैया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ एसएसजी वर्कफोर्स इंश्योर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूव क्रेडिट वर्थीनेस, मिनिमाइज एनपीए। मतलब जैसे बैंकों को लोन नहीं मिलता है तो भैया बैंक कहाँ कहाँ खोज, लोन वापस नहीं मिलता है, बैंक कहाँ कहाँ खोजेंगे तो क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब लोन नहीं मिलता है वापस उनको, तो एनपीए बढ़ता रहता है। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऋण पात्रता में सुधार करने के लिए ही ये सब तो किया गया है। तो सही बात है, ए और बी दोनों सही है और इसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। जीआई टैग, जीआई टैग, जब भी जीआई टैग की बात आए तो आप पहली चीज नोट कर लीजिए कब का ये अधिनियम है, 1999 का। लागू कब हुआ, 2003 में। पहला कब हुआ, 2004 में। किसको मिला, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को। इतनी चीजें जब भी आप आए तो आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए कि जीआई टैग के बारे में इतनी चीजें तो हमें क्या कहें दिमाग में बैठानी ही है। तो अभी अभी क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल में 23 नए जीआई टैग जोड़े गए। कितने जीआई टैग नए जोड़े गए, 23 नए जीआई टैग जुड़े हैं। इसके जुड़ने से ही पश्चिम बंगाल में कुल जीआई टैग कितने हो गए, 59 जीआई टैग हो गए। इसके होने से जो पश्चिम बंगाल की रैंकिंग है वो कितनी रैंकिंग हो गई, देश में 3rd रैंकिंग हो गई जीआई टैग के मामले में। पहले की बात करें तो पहले में उत्तर प्रदेश है, दूसरे में आपका तमिलनाडु है और तीसरे में आपका वेस्ट बंगाल आ गया है। तो 3 राज्यों में ऐसे हो गया है। तो कितने 23 नए जीआई टैग शामिल हो गए हैं। अच्छा देखिए मैंने बताया ही, भारत में तीसरा हो गया, यूपी पहला हो गया, तमिलनाडु दूसरे पे हो गया। कौन कौन सी चीजों को मिला है, तो पहली बात तो कड़ेहर प्रसाद चावल, ये क्या एक चावल है वहां का जो अत्यधिक सुगंधित है और स्वदेशी लंबे दाने वाले चावल की किस्म है, इसको मिला है। चंदन नगर का जयफोरा संदेश, ये चंदन नगर का जयफोरा संदेश है, एक अनूठी क्या है मिठाई है, इसको भी क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। वीरभूम शांति निकेतन का एक तारा, एक तारा क्या है कि ये एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है एक तारा, उसको भी मिल गया है। माटी की गुड़िया, ग्रामीण शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली हस्तनिर्मित मिट्टी गुड़िया, एक मिट्टी की गुड़िया है, उसको भी जीआई टैग मिल गया है। शीतल पाड़ी, ठंडी तासीर के लिए जाने जाने वाली प्राकृतिक बेत हाथों से बुनी की चटाइयाँ, चटाइयाँ है बेत से बुनी जाने वाली शीतल पाटी, उसको मिल गया है। कोलकाता की ज्वेलरी है जो जटिल और बारीक हस्तनिर्मित सोने और चांदी डिजाइन के लिए फेमस है, इसको मिल गया है। अच्छा नारू बालाघाट, अद्वितीय मिठाइयाँ और पारंपरिक वस्तुएं जो है नारू बालाघाट की, उनको भी मिल गया है। देखिए 23 मिला, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैंने वहां आपको बता दिया है। बाकी इसके जो स्टैटिक पोर्शन है कि एक्ट कब का है, लागू कब हुआ,
पहला कौन था? वेस्ट बंगाल था। ये सब आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग द रिसेंट मासिव एडिशन ऑफ 23 प्रोडक्ट टोटल ऑफ 9, व्हाट इज द वेस्ट बंगाल नेशनल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ जीआई टैग? हाल ही में 23 उत्पादों को शामिल करने के बाद कुल संख्या 59 होने पर कुल जीआई टैगों की संख्या मामले में पश्चिम बंगाल का राष्ट्र में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान मैंने आपको बताया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ न्यूली अप्रूव्ड जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड देयर वेस्ट बंगाल। एक तारा और बीरभूम ट्रेडिशनल सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिशनल, ये भी बात एकदम सही है। शीतल पार्टी क्या कह रहा है? नहीं, ये राइस नहीं है ना। ये शीतल पार्टी क्या है? इट इज ए लॉन्ग एंड एरोमेटिक लाइन। नहीं, ये शीतल पार्टी जो चटाई है ना, शीतल पार्टी क्या है? तो ये तो आपका गलत हो गया। ये आपका क्या है? गलत हो गया। शीतल पार्टी एक राइस है। माटी गुड़िया, हाँ ये सही है। 1 और 3 सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 ही सही होगा। हाँ ये सही होगा। शीतल पार्टी क्या है? चटाई है। ये क्या है? चटाई है ना। तो ये क्या है? बीरभूम का एक तरह से ये सही होगा। शीतल पार्टी क्या है? गलत। जीआई टैग आर इंस्ट्रूमेंटेड इन अपग्रेडिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और रूरल आर्टिसन एंड वीवर। बिल्कुल उचित बात कह रहा है। जीआई टैग क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं सोशल कंडीशन रूरल आर्टिसन की। देखिए लोकल लेवल पे बनते हैं, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, जाते हैं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। इससे जो भी उसमें कारीगर लगे होते हैं उनको बेनिफिट तो मिलता है। बात तो उचित है। लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड एंड जीआई रजिस्ट्री प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेटिव प्रीमियर गुड्स एंड बूस्ट इंटरनेट एक्सपोजर। ये बात सही है। अगर जीआई टैग मिल गया तो वो रजिस्टर्ड हो गए। अब कोई कॉपी कट का ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, ब्रांडिंग बढ़ेगी। तो बात ठीक है ना। केजो फुजीमोरी, केइको फुजीमोरो अभी अभी क्या है कि पेरू की राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें जो एक केइको फुजीमोरी जी क्या है? जीत गई है। अ मेजर पॉलिटिकल फिगर एंड लीडर ऑफ फ्यूजेरा पॉपुलर फोर्स, मतलब फ्यूजेरा पॉपुलर फोर्स की ये लीडर है। इन्होंने क्या कर लिया? प्रेसिडेंसी में पेरू को जीत लिया, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लिया। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। अच्छा। हाईली कंटेस्टेड पोलराइज डेमोक्रेटिक रन ऑफ इलेक्शन सी डिफीटेड द चीफ पॉलिटिकल राइवल रोबर्टो। इन्होंने किसको हराया? रोबर्टो को हराया। ध्यान दीजिएगा। ये जो फुजी क्या कहते हैं, केइको फुजीमोरी जी है, फुजीमोरी जी ने रोबर्टो को हरा दिया है। सी इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर पुर्जेवियन प्रेसिडेंट अल्बर्टो फुजीमोरी। ये किसकी पुत्री है? ये फॉर्मर जो पेरुवियन प्रेसिडेंट है, मतलब क्या कहते हैं, ये जो पेरू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं फुजीमोरी अल्बर्टो जी, उनकी क्या ये पुत्री है। मेकिंग ए विक्ट्री माइलस्टोन शिफ्ट लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। हाँ भाई देखिए, लैटिन अमेरिका में पॉलिटिक्स में भाई अच्छा ये माइलस्टोन रखते हैं, इनका प्रभाव है। इसी वजह से इनकी बेटी जो है, अल्बर्टो जी की बेटी क्या है, कोई फुजीमोरी जो है जीत गई है। द रिजीम चेंज से पेरू अप्रोच वर्ल्ड रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक लाइक पैसिफिक अलायंस एंड स्ट्रेटेजिक माइनिंग डिप्लोमेसी। देखिए कोई भी पार्टी जब चेंज होती है तो उसकी अपनी विचारधाराएं होती हैं। जैसे हमारे देश में कांग्रेस थी तो उसकी अलग विचारधारा है, अभी एनडीए गवर्नमेंट है उसकी अलग विचारधारा है। तो वैसी विचारधारा है तो सब कुछ चेंज हो, पैसिफिक में अलायंस चेंज होंगे, एशियन मार्केट में डिप्लोमेसी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये सब चीजें तो आते ही रहेंगे। केइको फुजीमोरी हु रिसेंटली won a decisive presidential runoff election became the president of which American country? पेरू। कैपिटल लीमा। केइको फुजीमोरी जिन्होंने हाल ही में निर्णायक राष्ट्रपति चुनाव जीता है, किस दक्षिण अमेरिकी देश की राष्ट्रपति बनी है? पेरू। Consider the following statement regarding geopolitical construct of Peru. Peru's leading global producer of copper and silver is bordered by the Pacific Ocean. बिल्कुल उचित बात कह रहा है कि पेरू जो है क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर और सिल्वर का, जो पैसिफिक ओशन में क्या करता है? अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केइको फुजीमोरी took office as president after defeating the political opponent. आपको ये फुजीमोरी ने किसको हराया? रोबर्टो जी को हराया है, ये राष्ट्रपति बन गई। तो दोनों सही हो गया आपका। जनरल इलेक्शन पेरू क्लोजली मॉनिटर बाय ग्लोबल कमोडिटी मार्केट एंड मिनरल प्रोसेसिंग नेशन। देखिए भाई ये सप्लाई करता है कॉपर की, सिल्वर की। तो भाई जो भी है पार्टी है अपनी विचारधारा लेके आएगी तो उसके रिलेटेड लोग मार्केट पर नजर तो रखेंगे ही रखेंगे ना। क्यों रखेंगे? क्योंकि पेरू कॉर्नर स्टेट मेंबर ऑफ पैसिफिक अलायंस, वन ऑफ लार्जेस्ट कॉपर एक्सपोर्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी। क्योंकि क्या है भैया, इसलिए नजर रखें क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में इसका मेन रोल है। ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, नजर रखेगा। इसलिए एसआईआर से इसका क्या समेसन भी हो गया। वैभव सूर्यवंशी, भारत का उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जी देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 15 साल 99 दिन में क्या कर दिया है? डेब्यू कर लिया है। इसके पहले हमारे देश से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने
16 वर्ष कुछ लगभग 80 दिन या 88 दिन के आसपास उनका रिकॉर्ड है सचिन जी का। इस रिकॉर्ड को क्या है कि वैभव सूर्यवंशी जी ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो वैभव सूर्यवंशी अब क्या बन गए हैं, देश के पहले ऐसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 15 साल 99 दिन में डेब्यू कर लिया है। अच्छा, इसके पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो भारत रत्न क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी के पास रिकॉर्ड था। अच्छा, ये डेब्यू इन्होंने कहाँ किया है, ये डेब्यू इन्होंने इंग्लैंड में मैनचेस्टर में किया। कहाँ पर किया, इंग्लैंड में मैनचेस्टर के खिलाफ किया है। और हमारे क्रिकेट के भगवान ने कहाँ पर किया था, हमारे देश के पड़ोसी राज्य किस पर, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था सचिन जी ने। और जो वैभव ने डेब्यू किसके खिलाफ किया है, ये इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में किया हुआ है। अच्छा, एट द ग्लोबल लेवल अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो रोमानिया के जो मरियन है, इन्होंने 14 साल में क्या क्या डेब्यू किया था। वैश्विक स्तर पर मरियन है, हमारे देश में सचिन जी थे जिनका रिकॉर्ड वैभव ने तोड़ दिया है। Who among the following surprised Sachin Tendulkar record debut became the youngest player to debut for Indian international cricket circle? वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हलकों में भारत के लिए पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन है भैया, वैभव सूर्यवंशी जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैभव सूर्यवंशी मेड इट इंटरनेशनल डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड इन 15 years of age, गलत जवाब। रोमानिया रोमानिया इन मैच 15 years ऑफ एज। अच्छा हाँ, ये सही हो सकता है, देखिए सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए क्योंकि 15 साल में तो कर लिया ना, 15 साल 99 दिन, 15 साल में तो कर लिया। 14 लिखा होता तो गलत हो जाता, सही है गया। रोमानिया मारियन होल्ड द एब्सोल्यूट ग्लोबल रिकॉर्ड फॉर डेब्यू 14 है। हाँ, रोमानिया के मरियन है, इनका रिकॉर्ड है, सीधा ही हो गया आपका। वैभव सूर्यवंशी डेब्यू एट मैनचेस्टर हैड ड्रॉन मासिव अटेंशन फॉर इंटरनेशनल टैलेंट स्काउट एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। बिल्कुल सही बात है, मैनचेस्टर वैभव सूर्यवंशी के पदार्पण। अच्छा, क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब पिच पर आते 2 छक्के मार दिए, तो और भी मतलब क्या है कि इनका वो हो गया ना। पदार्पण में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज करता खेल वैज्ञानिकों को भारी ध्यान आकर्षित किया। बिल्कुल सही बात है भाई, 15 ईयर्स के हैं, आईपीएल में भी इनको ऑरेंज कैप मिली थी, तो मतलब इनका अच्छा खासा हुआ है। 15 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट स्तर प्रदर्शन करना एथलीट परंपरा के शारीरिक मानकों को चुनौती देता है। सही बात है, इसलिए तो भाई देखिए 15 वर्ष में इतना अच्छा खेल ले रहे हैं, तो ये साइंटिस्ट जो है उनको चुनौती तो है ही, कैसे ऐसा हो जा रहा था। ये सही आर्स इसका एक्सप्लेनेशन भी। बीपीसीएल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एनर्जी एक्विजिशन, देखिए अभी भी क्या है कि बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की एक क्या है कंपनी है। अच्छा, इसने क्या है कि विदेशी एक उद्यम है, कहाँ का, ब्राजील का। ब्राजील का विदेशी उद्यम है, उसकी 100% स्टेक क्या है, ले लिया है। 100% उसका स्टेक क्या है, अपने पास ले लिया है। ये भारत की क्या है, महारत्न पीएसयू, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है ना। ये भारत की महारत्न पीएसयू है, जिसने ब्राजील की एक कंपनी से 100% इक्विटी ले लिया है। द ट्रांजेक्शन फुलफिल्ड तो बीपीसीएल डेडिकेटेड फॉरेन अपस्ट्रीम भारत पेट्रोल रिजर्व रिसोर्सेज लिमिटेड। देखिए क्या है कि बीपीसीएल क्या भारत में काम करती है, लेकिन इसकी जो फॉरेन क्या है कि उपनिवेश शाखा है इसकी इसकी मतलब उपनिवेश शाखा इसकी जो है विदेशी, उसका नाम क्या है, भारत पेट्रोल रिसोर्सेज लिमिटेड। इसने क्या है, इसको एक्वायर किया है। किसको एक्वायर किया है, आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो। आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो को क्या किसने एक्वायर कर लिया है। पहले इसके पास 65.4% के शेयर थे, अब इसके पास क्या है कि 100% शेयर हो गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहले इसके पास क्या है, 65.4 शेयर थे, अब 100% का मतलब ये क्या बन गई है, मालिक बन गई है। क्या बन गई है, मालिक बन गई, ओनर बन गई है। बीपीसीएल हेडक्वार्टर का है मुंबई है, स्थापना 1952 में हुई है, ठीक है। और ये क्या है, तब ये खरीद दक्षिण अमेरिका में भारतीय इक्विटी और सक्षम। हाँ भाई देखिए, भारत का जो है प्रभुत्व बढ़ेगा ना, इसलिए तो ऐसा कि खरीद को क्या फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा भारत को। विच इंडिया महारत्न पीएसयू सब्सिडी हैज फुल्ली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन एनर्जी फ्रॉम आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो बीपीसीएल। किस भारतीय महारत्न पीएसयू ने सहायक कंपनी आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो को 100% रूप में किया है, बीपीसीएल, है ना। चलिए नेक्स्ट, रिगार्डिंग इंडिया एनर्जी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीपीसीएल इज स्पेशलाइज्ड फॉरेन आर्म ऑफ बीपीसीएल। बिल्कुल सही बात है, भारत पेट्रोल रिसोर्स लिमिटेड बीपीसीएल का ही फॉरेन वो है इसका। बीपीसीएल फुल्ली एक्वायर्ड 100% ऑफ ब्राजील आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियम विच वाज अर्लियर 65.4 जॉइंट वेंचर। बिल्कुल सही बात है, इसके पास 65.4 था, 100% कर लिया है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की विशेष विदेशी शाखा है बीपीसीएल की बीआरपीएल। बिल्कुल सही बात है, बीआरपीएल ने आईबीवी
ब्राजील पेट्रोलियो को पूर्ण 100% स्वामित्व हासिल कर लिया, ये भी बात सही है, दोनों सही हो गया। 4 था पहले। नेशनल ऑयल कंपनी लाइक बीपीसीएल स्पेंडिंग 100% इक्विटी लेआउट ऑफ डीप वाटर एसेट इन लैटिन अमेरिका। क्या कह रहा है कि बीपीसीएल जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनी लैटिन अमेरिका में गहरे पानी की संपत्तियों के 100% इक्विटी बायकॉट का विस्तार कर रही है। बिल्कुल सही बात है, 100% ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि भारत की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और पश्चिमी एशियाई भूभाग प्राथमिक आपूर्ति व्यवधान को सुरक्षित रखने के। देखिए अभी भी क्या हुआ, देखिए आपने देखा ना कि ईरान ईरान यूएस और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था, कितना हार्मोन स्ट्रेट बंद था, हमले हो रहे थे, एलपीजी वगैरह सबकी कितनी क्राइसिस हो रही। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मतलब प्रॉपर अच्छे से बनाए रखने के लिए तो ऐसा किया जा रहा है। क्या दोनों सही हो गया आपको, और एक्सप्रेशन भी करता है। इंडिया लार्जेस्ट रेल टनल बोरिंग मशीन। अभी भी क्या है कि आपको पता है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद। कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। तो अब क्या है कि इसी में एक रेल टनल बोरिंग मशीन टीबीएम रेल टनल बोरिंग मशीन लगी है, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी है बोरिंग मशीन। आप विश्वास करिए कि फुटबॉल मैदान के लगभग बराबर है या उससे बड़ी ही है ये मशीन, इतनी बड़ी है ये। ठीक, अच्छा। द मेगा टीबीएम में डिप्लॉयड एक्टिवली फॉर द कंस्ट्रक्शन आइकॉनिक अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट। मैंने बताया ना, देखिए बुलेट और कॉरिडोर के लिए क्या है कि मशीन कितनी बड़ी मशीन होगी। द मशीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कटर है डायमीटर ऑफ 13.6। इसका डायमीटर कितना? 13.6 मीटर। क्या इसका व्यास है? डायमीटर है। और इसका वजन जो है कितना है? 3100 टन है। और इसका जो लेंथ है कितना है? लगभग 96 मीटर है। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, 96 मीटर की लेंथ है, 3100 टन इसका वजन है, और डायमीटर 13.6 है इसका। अब ये क्या करेगा कि रेल टनल बनाएगा। मुंबई के पास महत्वपूर्ण जटिल भूगर्भ और समुद्र के नीचे रेल सुरंगों को तराशने का काम सौंपा गया है। रेल सुरंग बनाएगा, यही सब काम करेगा ये। ठीक है, अंडरग्राउंड बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया लार्जेस्ट टीबीएम रेल टनल बोरिंग मशीन measuring 13.6 in diameter and weighing 3100 टन deployed on which transit project मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, है ना। भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन जिसका व्यास 13.6 मीटर वजन है, किस पारगमन परियोजना में तैनात की गई है? किसमें? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। द बिगेस्ट रेल टीबीएम इन इंडिया बीइंग डिप्लॉयड मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क एक्सक्लूसिवली। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। टीबीएम बड़ा है, इंडिया का भी सबसे बड़ा डिप्लॉयड मुंबई में भी किया है, लेकिन मेट्रो के लिए नहीं है। मेट्रो के लिए थोड़ी, किसके लिए? बुलेट ट्रेन के लिए। किसके लिए है? बुलेट ट्रेन के लिए। गलत हो गया आपका। द मशीन स्केल 13.6 मीटर इसका डायमीटर, 3100 टन इसका वजन है। सही है। दूसरा आपका क्या हो गया? सही हो गया। मेगा टनल बोरिंग मशीन विद डायमीटर एक्सीडिंग 13 मीटर आर प्रेफर्ड ओवर ब्लास्टिंग मेथड इन अर्बन एंड अर्बन सी एरिया कॉरिडोर। बिल्कुल सही बात है। ब्लास्टिंग जो होती है, जैसे आप देखे होंगे कि उत्तराखंड में जो ब्लास्टिंग विधि से ही वो बनाई जा रही टनल जो गिर गई थी, है ना। अच्छा, तो कह रहा है कि ये मशीनें प्रेफर की जाती हैं, टीबीएम मशीनें, किसके अपेक्षा? ब्लास्टिंग मशीन। क्योंकि टीबीएम प्रोवाइड कंट्रोल एक्सकैवेशन एंड सराउंडिंग सॉइल स्ट्रेटा प्रिवेंटिंग स्ट्रक्चरल केविंस एंड मेवाइसिस में से। देखिए क्या क्यों प्रिवेंट करता है? मिट्टी को ढहने नहीं देगा। ठीक, संवेदन समुद्र के पास भूकंपी शॉक्स वगैरह वो भी कम करती हैं, इसी वजह से इसका यूज करते हैं टीबीएम। दोनों सही हो गया आपका। इसका क्या हो गया? समझ हो गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं I2CEA सबमरीन केबल सिस्टम प्रोजेक्ट। अभी अभी क्या है कि I2CEA सबमरीन केबल जो है डाला जा रहा है। देखिए कहाँ, देखिए मैं आपको बता, देखिए भारत है हमारा प्यारा भारत। यहाँ यहाँ पे एक देश आपने सुना होगा, ये क्या कहते हैं, भारत से जुड़ के चलेगा। ऐसे अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैप पे समझ जाएंगे अच्छे से। है ना, यहाँ चलेंगे तो यहाँ एक देश आएगा मलेशिया, और यहाँ चलेंगे इंडोनेशिया। तो ये हो गया आपका भारत का तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, मलेशिया और सिंग क्या कहते हैं, इंडोनेशिया, 3 जगह ये क्या की जा रही है, ये जोड़ी जा रही, क्या केबल को जोड़ा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 मतलब देशों को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। इससे कौन कौन से? सिंगापुर, सॉरी सिंगापुर, मैं इंडोनेशिया बोले सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? सिंगापुर। सिंगापुर, मलेशिया और इधर चेन्नई, भारत से। तो 3 को क्या है कि अंडरग्राउंड सी है यहाँ पर। तो इस सी से क्या है कि यहाँ पे केबल ले जाएगी, अंडरग्राउंड केबल जाएगी। कैसी केबल है ये? ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो आप लोग
और वाईफाई इंटरनेट लगवाए होंगे तो ऑप्टिकल केबल आती है ना, वैसे ही ऑप्टिकल केबल है ये। ठीक है, तो क्या है कि डिजिटल हाईवे कनेक्टिविटी को अच्छी करने के लिए, मतलब ब्रॉडबैंड स्पीड वगैरह को अच्छा करने के लिए भारत, मलेशिया, सिंगापुर के भी अंडरग्राउंड जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है सी बेड पे, समुद्र तल पे बिछाई जा रही है। द प्रोजेक्ट हैज बीन जॉइंटली कंप्लीटेड बाय डिप्लोमेट। अच्छा, कौन कौन इसमें शामिल है, मतलब इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है, तो माइक्रोसॉफ्ट, टाटा कम्युनिकेशंस और सिंगटेल, तीन कंपनियां क्या है इसमें भाग ले रही हैं, तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मिलकर बना रही हैं। इंजीनियर पर हाई अल्ट्रा स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट, अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, बैंडविड्थ कनेक्टिविटी हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए इसको किया जा रहा है, द केबल लैंड्स ऑन टू मेनलैंड वाया वाइटल चेन्नई, तमिलनाडु, मतलब चेन्नई में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो ऐसे जाएगी, जैसे मान लीजिए हो गया चेन्नई, मछलीपट्टनम, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, ऐसे फिर केबल क्या है बिछाई जाएगी। ध्यान रखिएगा चेन्नई और मछलीपट्टनम। विच आर द फॉलोइंग सिटीज सर्व एज द ऑफिशियल मेनलैंड लैंडिंग स्टेशन फॉर द 3600 किलोमीटर I2CA सबमरीन, कौन से, चेन्नई और मछलीपट्टनम। निम्नलिखित तो कौन सा शहर भारत में 3600 किलोमीटर लंबे I2C सबमरीन ऑप्टिकल केबल अस्थायी रूप से लैंडिंग स्टेशन है, कौन से, चेन्नई और मछलीपट्टनम। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग I2CA सबमरीन केबल, क्या कह रहा है, स्पैन 3600 किलोमीटर अक्रॉस सीबेड लिंकिंग डायरेक्टली मलेशिया सिंगापुर, उचित बात है, मतलब मलेशिया सिंगापुर कनेक्ट कर रहा है भारत से होते हुए। टेक जायंट कौन, गलत, ये गलत होगा, मैंने टाटा कम्युनिकेशन, सिंगटेल और कौन है एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, क्या होगा, पहला गलत हो, सॉरी पहला सही हो गया, दूसरा आपका गलत हो गया। डीप सी फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइक I2CA laid directly on the ocean floor rather than relying on the satellite constellation for cross continental data transmission, बिल्कुल उचित बात कर रहा है। क्रॉस कॉन्टिनेंटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए नक्षत्रों पर भरोसा करने के बजाय गहरे समुद्र से फेबर केबल जो है सब पे बिछाई जा रही है, बिल्कुल उचित बात है। अच्छा, क्यों, क्योंकि सबमरीन केबल काफी कम समय की देरी उच्च डेटा ट्रांसमिशन को क्षमता प्रदान करता है, मतलब देखिए तार वगैरह जाएगा तो डेटा क्षमता वगैरह इसकी क्या अच्छी जाती है। आप ये मान के चलिए कि सपोज मान लीजिए कि अगर 100 Mbps स्पीड है तो आपको कंटिन्यूअस 100 Mbps स्पीड ही मिलेगी, यही कारण होता है। द्री फेस्टिवल, अभी क्या है कि द्री उत्सव मनाया गया, कहां पर मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये वहां का क्या है, सांस्कृतिक त्योहार है, ये कब मनाया जाता है, कृषि व सांस्कृतिक त्योहार है। अच्छा, ये कौन के द्वारा मनाया जाता है, आपातानी ट्राइबल कम्युनिटी। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इसे कौन सा समुदाय मनाता है, तो आपातानी जनजाति समुदाय इसको मनाता है। अच्छा, इस उत्सव की गतिविधियां जीरो वैली के आसपास केंद्रित होती है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है, मतलब क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली है, उसी पे इसको क्या मनाया जाता है, एज ए कल्चरल हेरिटेज जोन के तौर पर, तो ये कल्चरल हेरिटेज जोन है, उसको मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाते हैं, कि अच्छी क्रॉप हार्वेस्टिंग हो सके, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी हो सके, जानवर मतलब प्रोटेस्ट फ्रॉम पेस्ट वगैरह ना लगे, कम्युनिटी की वेलबींग के लिए क्या मनाया जाता है। और इसमें एक डांस होता है जो दमिंदा डांस, क्या कहते हैं, दामिंडा डांस, डांस का नाम याद रखिए, कौन सा डांस होता है, दामिंडा डांस होता है। और लोगों को क्या है कि एक ट्रेडिशनल जो है लोकल बियर क्या की जाती है, सर्व की जाती है, तो राइस से बनी लोकल बियर लोगों को क्या की जाती है, सर्व की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, राइस से बनी लोकल बियर लोगों को क्या की जाती है, सर्व की जाती है, इसकी क्या है खासियत है, ये भी एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, ददिम्बा डांस होता है, लोकल बियर राइस से सर्व की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, और ये कब मनाया जाता है, जुलाई मंथ में मनाया जाता है, ट्रेडिशनल सेलिब्रेट मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई महीने में क्या है इसको मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। द फेमस द्री एग्रीकल्चर हार्वेस्ट फेस्टिवल, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इंटर जीरो वैली बिलोंग टू विच स्टेट, अरुणाचल। जीरो वैली में केंद्रित कृषि उत्सव प्रसिद्ध द्री उत्सव किस तरह संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। रिगार्डिंग कल्चरल प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द्री फेस्टिवल इज एन एग्रीकल्चर बाउंड्री सेलिब्रेशन ऑफ द आपातानी कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात, आपातानी कम्युनिटी जिसको मनाती है। द ट्रेडिशन ददिम्मा डांस परफॉर्मिंग एंड सर्विंग द नेटिव राइस बियर आर सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द फेस्टिवल, बिल्कुल है, केंद्रीय मतलब दमिदा डांस होगा, बियर, ये सब तो मुख्य घटक है त्योहार, तो सही है, दोनों सही हो गया आपको। तो यूएन एजुकेशनल यूनेस्को हैज सबलिस्टेड द जीरो वैली एंड द आपातानी कल्चरल लैंडस्केप अंडर द हेरिटेज लॉ, बिल्कुल सही बात है, इसको आपातानी को मतलब यूनेस्को ने जीरो वैल्यू आपातानी संस्कृति परिदृश्य को अस्थायी, ये ध्यान रखिए, अस्थायी वैसे सूची में शामिल किया है, बिल्कुल सही बात है, स्थायी लिख देगा तो गलत हो जाएगा। तो आपातानी ट्राइब में परफेक्ट हाईली यूनिक सस्टेनेबल को एग्जिस्टिंग वेट राइस कल्टीवेशन पिसिकल्चर सिस्टम विदाउट रियलाइजिंग द मॉडर्न हैवी मैकेनिज्म, मतलब बिना मशीनरी के ये सारे काम करते हैं, देखिए वेट राइस कल्टीवेशन करते हैं, पीसी कल्चर करते हैं, ठीक है, और बियर वगैरह जो मैंने बताया है, तो इसलिए क्या है शामिल किया है।
नेक्स्ट एंड लास्ट, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अभी अभी क्या है कि हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश की 24वीं ऑयल रिफाइनरी का क्या किया, उद्घाटन किया। कहां पर किया है? बाड़मेर। कहां पर किया है? बाड़मेर में। किसने किया है? 4 जुलाई को हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, इट होल्ड अ डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल स्टेटस बाय वेरी ग्रीनफील्ड। अच्छा देखिए, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड है। ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है कि शुरू से इसको बनाया जा रहा है, मतलब खाली मैदान एक है, उस खाली मैदान में जीरो से लेके एपेक्स तक, मतलब एंड तक पूरा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कहां पर है ये भैया? 4400 एकड़ में, बालोतरा पंचपदरा में, राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, पंचपदरा रिफाइनरी आ सकता है, बालोतरा रिफाइनरी आ सकता है। अच्छा, ये कब चालू हुआ? 2013 में चालू हुआ था। इस समय यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस में उस समय मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत जी थे। अशोक गहलोत जी क्या थे? वहां के मुख्यमंत्री थे जब ये चालू हुआ था। और इसकी कैपेसिटी क्या है? 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एमएम। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये तेल को करेगी, मतलब जो तेल को रिफाइन करेगी, ऑयल रिफाइन करेगी, उसकी कैपेसिटी 9.9 मिलियन मेट्रिक टन पर एमएम है। अच्छा, और जो पेट्रोकेमिकल को ये करेगी रिफाइन, उसकी कैपेसिटी 2.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एमएम है। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आया तब देखिएगा रिफाइनिंग कैटेगरी पूछ रहा है कि इसकी पेट्रोकेमिकल की पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कितना पैसा लगा इसमें? 79,450 करोड़ रुपए। कितना लगा? 79,450 करोड़ का ये बजट था। अच्छा, फीचर्स एट हाईली प्रीमियम नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ऑफ रेटिंग। इसको जो मतलब नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है, उसकी रैंकिंग कितनी? 17 मिली हुई है। और ये काफी मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये भारी कच्चे तेल को अच्छे से बदलने में क्या क्षमता रखता है। मतलब जो भारी कच्चे तेल है उनको उच्च मूल्य वाले प्रोडक्ट में इसकी बदलने की क्या है? कैपेसिटी है। बिल्ट ए ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है। इसका शेयर 74 है और इसका शेयर राजस्थान सरकार का 26 है। मतलब राजस्थान सरकार और एचपीसीएल कोलैबोरेशन से बना है, जिसमें राजस्थान सरकार का 74% है, और सॉरी 26% है, और एचपीसीएल का कितना है? 74% है। The newly inaugurated 24 oil refinery in India, which is also a country greenfield integrated refinery कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा, रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर है? पंचपदरा, बालोतरा, राजस्थान। Regarding 24 oil refineries, Patpatra considered the following statement. It has operation capacity of 9 MMTPA and Nelson Index of rating 17। बिल्कुल सही बात है। MMTPA कितना है? इसका 9 है, और नेल्सन कैपेसिटी कितना है? 17 है। ज्वाइंट वर्सन इक्विटी शेयर बिटवीन आईओएस, गलत गलत गलत। एचपीसीएल मैंने बताया ना, एचपीसीएल है। एचपीसीएल कितना है? 74%। राजस्थान सरकार कितना है? 26%। सॉरी, ये गया, गलत हो गया, केवल क्या है? एक सही हो गया। आज का लास्ट सवाल। द पंचपदरा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स हैज बीन असाइन्ड अ हाई नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स रेटिंग 17। बिल्कुल सही बात है। पंचपदरा रिफाइनिंग कच्चे कॉम्प्लेक्स तेल की उच्च नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की 17 रेटिंग दी गई। ये प्रश्न तक काहे दी गई है? क्यों दी गई? क्योंकि हायर नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स रिफर्स टू रिफाइनरी प्रोसेस टेक्निकल कैपेबिलिटी रिफाइन लोअर क्वालिटी क्रूड ऑयल इनटू प्रीमियम सेकेंडरी। मतलब क्या कर देगा कि लोअर क्वालिटी क्रूड ऑयल को भी अच्छे से क्या करे? रिफाइन कर देगा। इसीलिए इसको नेशनल इंडेक्स कितने देगा? 17 दिया गया है। ठीक, तो इसका ए सही, आर से इसका क्या है? एक्सप्रेशन निकल रहा है। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। पीडीएफ इसकी @सौरभ सिविल अकेडमी पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप इस हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।